हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो सेशन है ये आधारित रहने वाला है साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 6। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किए थे 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किनको मिला? उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहे, तो बताइए किसको मिला था। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वाट, सन एवं क्रिक को मिला था। ठीक ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी पौधा है, कौन है कीट भक्षी पौधा? तो ऑप्शन बी, ड्रोसर को कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। ठीक ना। और ड्रोसर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि ड्रोसर का दूसरा नाम भी है ड्रोसरा बोलते हैं ना, ड्रोसरा। इसको अन्य नाम इसको पुकारते हैं सन ड्यूज। क्या बोलते हैं? सन ड्यूज भी बोलते हैं। ठीक ना। तो ड्रोसेरा जो होता है एक कीट भक्षी पौधा है। तो इसके बारे में कुछ बातें भी लिखना जरूरी है कि एक कीट भक्षी पौधा है। यह कीट भक्षी पौधा है। दूसरा, ये जो पौधे होते हैं, ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है। तो ये जो ड्रोसेरा पौधा होता है ना, ये ऐसे पौधे होते हैं जो ऐसे स्थान पर पनपते हैं, मतलब पनपने मतलब उगते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव रहता है। ठीक ना। और कुछ और पॉइंट इसमें जोड़ते हैं। ये पौधे अपने में ये नाइट्रोजन लिखा है। ठीक है ना। नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूर्ति के लिए कीड़ों का भक्षण करते हैं। ठीक ना। याद रखना है कि कीट भक्षी पौधा किसे कहते हैं? तो ड्रोसेरा को कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। उसे सनड्यूज भी कहा जाता है। ये एक कीट भक्षी पौधा होता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखेगा कि ये पौधा ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट की अभाव रहता है। तो इसलिए ये नाइट्रेट का अभाव रहता है, ऐसे स्थान पर ये पनपता है, इसलिए ये नाइट्रेट की नाइट्रोजन या नाइट्रेट जो भी बोलिए, इसकी पूर्ति के लिए किसको खाते हैं? तो कीड़ों को खाते हैं। मतलब कीड़ों को खाने से इसके नाइट्रेट की जो कमी होती है इसको ये मिल जाता है। ठीक ना। क्योंकि पौधों को पनपने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निकोटीन पाया जाता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। निकोटीन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक ना। तो निकोटीन क्या है चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निकोटीन। निकोटीन जो होता है, जो एक विषैला पदार्थ होता है, एक विषैला मादक पदार्थ है। निकोटीन कैसा है? एक विषैला मादक पदार्थ है। और कुछ बातें,
यह सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। और ये जो निकोटीन होता है ये कैसे पौधों में पाया जाता है? यह सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। ठीक ना। इसके लगातार सेवन से मनुष्य में फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना अधिक होता है। और इसके अगर अधिकतर सेवन करिएगा तो मनुष्य के फेफड़ा में क्या होता है? ये भी पॉइंट अच्छा है, ये भी लिखना चाहिए हम लोग को, जागरूक ये चीज़ है। इसके लगातार सेवन से मनुष्यों में फेफड़े का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। ठीक ना। तो निकोटीन पाया जाता है किसमें? तंबाकू की पत्तियों में। निकोटीन क्या होता है? एक वैसेला मादक पदार्थ होता है। ये एक खास ही पदार्थ के पौधों में पाया जाता है जो सोलानेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। इसके लगातार सेवन से मनुष्य का फेफड़ा में क्या होता है? कैंसर की संभावना होने की अधिक क्या होती है? अधिक होती है कि कैंसर होने का संभावना अधिक होता है। और कैंसर क्या है? जानलेवा बीमारी होता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? बताइए, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? कॉफ़ी पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी, बीजों से होता है। क्या होता है? बीजों से होता है। इससे कुछ जुड़ी बातें भी लिख लेते हैं कि जिसका उपयोग क्या है? पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। कॉफ़ी का मतलब कॉफ़ी का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए हम करते हैं? कॉफ़ी का प्रयोग या उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक ना। और इसमें कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? ये तो बहुत ज़रूरी है, ये भी आपसे पूछ देगा। किसमें? कॉफ़ी में। यहाँ किसकी बात हो रही है? कॉफ़ी की बात हो रही है। कॉफ़ी में इसमें कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। ये सब जरूरी बात है, ये सब को भी आपको नोट करते चलना है। ठीक ना, अपने फेयर कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। मतलब जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। जैसे ये बात वही हो गया कि पैसे बनता है पैसे से। ठीक ना। तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। इस कथन का सत्यापन किया था। किसने किया था? इस कथन का सत्यापन किया था ऑप्शन डी। किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। किसने किया था? ओपेरिन ने किया था। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम बार जो जीव की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन सी, जल में हुई थी। प्रथम जो जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। ये हम लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं, ये भूगोलर में भी। ठीक ना। तो कैसे हुई थी ये भी हमको पता होना चाहिए। कैसे हुई थी पूछेगा कि कैसे हुई थी, तो कैसे का यही है आंसर कि विभिन्न पदार्थों के रासायनिक संयोग मतलब मेल से द्वारा हुई थी। ठीक ना। तो ऑप्शन सी राइट हो गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? ये तो सबको पता ही होगा, मन में आप लोग सोच ही लिए होंगे। कौन होता है? ऑप्शन डी, हीरा होता है। सबसे पृथ्वी पर
जो सबसे कठोर पदार्थ है वो हमारा क्या है, हीरा है। ऑप्शन डी राइट हो गया। इसके बारे में कुछ बातें जान ले। कारण मतलब क्यों होता है ये पूछ ले कि क्यों होता है, क्यों का आंसर क्या दीजिएगा। क्यों का आंसर यही है क्योंकि यह कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप है। यह कार्बन का क्या है, क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व भी पूछता है कभी कभी, ठीक ना। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 3.52 याद रखना है, ठीक ना। और इसका अपवर्तनांक भी आपसे पूछ देगा। इससे पूछेगा आपका कि हीरे का अपवर्तनांक, तो ये भी याद रखना है। अपवर्तनांक कितना होता है, 2.14 होता है, ठीक ना। ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है याद करना। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। और ये क्यों चमकता है, हीरा चमकता है ना बहुत, देखिएगा ये बहुत ज़्यादा चमकता है। तो ये क्यों चमकता है इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, ठीक ना। ये पूर्ण आंतरिक मतलब इसमें जो है ना परावर्तन जो है इसके अंदर में ही होते रहता है, एक सरफेस से एक दूसरे सरफेस में टकरा के, इसलिए ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं, आभूषण आदि बनाने में करते हैं, ये तो सब जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन आपको पता चल गया होगा डी। दोमट मतलब लोम जिसे कहते हैं, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, बताइए कौन कौन सा कण मिलता है दोमट मिट्टी में। तो पहले तो दोमट के बारे में थोड़ा जानना होगा हम लोग को। दोमट मिट्टी जिसे आप क्या कहते हो, लोम, आप इसे लोम मिट्टी भी कह सकते हो, लोम मिट्टी भी कह सकते हो, ठीक ना। ये क्या होता है, दोमट मिट्टी जो होता है अत्यधिक उपजाऊ होती है। ये कैसी होती है, अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भी अच्छा पॉइंट है। ये बलुई और मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी के साथ साथ गाद और खाद मिट्टियों के मिश्रण से बनी होती है। तो ये किसके मिश्रण से बनी होती है, तो मैं लिख लेता हूँ, विभिन्न मिट्टी से मिलकर बनी होती है। उसमें से कौन कौन है, तो पहला लिखते हैं हम लोग। पहला है कि इसमें जो है बलुई मिट्टी भी आप मिला रहता है। कौन मिट्टी, बलुई मिला रहता है। दूसरा चिकनी मिट्टी भी मिला रहता है। इसमें क्या रहता है, चिकनी मिट्टी भी इसमें मिला रहता है। बलुई मिट्टी भी मिला रहता है, चिकनी मिट्टी भी मिला रहता है, और साथ साथ में इसमें गाद भी मिला होता है। क्या मिला होता है, गाद भी मिला होता है। और इसमें खाद मिट्टी भी मिली होती है। इसमें और क्या मिली होती है, चौथा खाद मिट्टी भी मिली होती है, ठीक ना। तो ये सब से मिल के बनते हैं। तो आपसे यही तो पूछा था कि कौन से कण इसमें पाए जाते हैं, यही पूछा था। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ना कि बलुई मतलब बालू हो गया यहाँ से। और पासू का मतलब ये
गाद का ही बोलते हैं, गाद को ही बोलते हैं पाशु, पाशु भी, और चिकना, चिकना मिट्टी भी मिला होता है। तो ये तीनों मिले हुए हैं। और खाद एक तो एक्स्ट्रा में लिख दिया, तो सभी, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ से राइट हो गया, ठीक ना। यह मिट्टी जो है धान, गेहूं, गन्ना, दलहन तथा तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होता है, ठीक ना। यह मिट्टी क्या, ये सब भी मैं लिख दूँ, छोटा जगह पड़ जाएगा। अच्छा चलो, आप लोग को तो पता ही होगा, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना, ठीक ना। मैं बोल देता हूँ। देखो ये मिट्टी जो है ना, गेहूँ, गन्ना, दलहन तथा तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और नोट करना आगे, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 43.4% भागों पर लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पाई जाती है, ये मिट्टी, ठीक है ना। कौन, दोमट मिट्टी। यह मिट्टी मतलब दोमट मिट्टी जो है पोटास, फास्फोरस, अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते, इतना बहुत है, ये आप थोड़ा सा पॉज करके धीरे धीरे सुनकर लिख लेना। आगे बढ़ता हूँ। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? कौन सा मिट्टी होता है जिसमें पानी अधिक मिलता है? तो इसमें जो है आपको बलुई मिट्टी में ज़्यादा मिलता है। किस में मिलता है? सैंडी सॉइल में ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? कारण जानना होगा ना। क्योंकि बलुई जो मिट्टी में होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ बलुई मिट्टी बलुई मिट्टी में बालू जो होता है वो कितना परसेंट पाया जाता है? 85% पाया जाता है। और चिकनी मिट्टी जो है, ये मिट्टी में लिखा हूँ, ठीक ना, चिकनी मिट्टी जो है वो 15% पाया जाता है, ठीक ना। तो बालू इसमें 85 और चिकनी मिट्टी इसमें 15% पाया जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो इसके मिट्टी के कण होते हैं, कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है, जिससे मृदा ढीली होती है कि बलुई मृदा में मजबूत पौधे अधिक होते हैं। तो समझ गया। तो इस देखिए ज़्यादा बालू है, अब बालू क्या थोड़ा बड़ा होता है और चिकनी मिट्टी दोनों मिला होता है, तो इस दोनों के मिश्रण से जो कण होता है ना, कण के बीच में क्या होता है, कण के बीच में क्या होता है, स्पेस हो जाता है, समझे, स्पेस हो जाता है। मान लीजिए कि ये मैं आपको बना रहा हूँ बलुई मिट्टी, इसमें क्या है, स्पेस है, खाली खाली जो दिख रहा है, तो स्पेस होने के कारण इसमें पानी अधिक ये इसमें जो पानी है अधिक सोखा रहता है, तो जिस कारण से इस मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। तो बलुई मिट्टी याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जिसे कैपिलरीज भी कहते हैं, अधिक प्रभावशाली होती है? तो ये आपका ऑप्शन है, चिकनी मिट्टी में होता है, ठीक है। क्यों होता है, कारण भी जानना होगा हम लोग को। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़ेंगे। क्योंकि जो है ना, इसमें जो है चिकनी मृदा जो होता है उसका जो प्रतिशत है 50% पाया जाता है, तथा और इसमें क्या होते हैं, कुछ गाद व इसमें जो है कम गाद व कुछ बालू पाए जाते हैं, जो कम से कम कितना होता है, 50% से कम ही पाया जाता है, ठीक ना। इसमें जल धारणा की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए देखिए चिकनी मृदा 50% और 50% से कम इसमें बालू या गाद पाई जाती है, इसलिए इसमें क्या होता है, छिद्र ज़्यादा होता है, इसमें पानी ज़्यादा समाता है, ठीक ना। तो वो किस में होता है? तो चिकनी मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं। खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो ये खनिज जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अकार्बनिक। ऑप्शन
बी राइट है। मैं लिख देता हूँ, प्रकृति में पाए जाने वाला वह अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। ठीक ना। तो खनिज क्या है, तो प्रकृति में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अकार्बनिक ठोस पदार्थ है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्व में पाया जाता है। अच्छा, बच्चे लोग को पता है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में भी थोड़ा बात कर ले। परमाणु तत्व का वह छोटा सा, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, कण अच्छा से लिख देता हूँ थोड़ा, कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्या मैंने बोला कि परमाणु क्या होता है, परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, उसे बोलते हैं परमाणु। और एक ही प्रकार के परमाणु किस चीज़ में मिल जाते हैं आपको, प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। ठीक ना। परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के बारे में एक और बात प्रचलित है कि परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु के 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी को पता ही होगा कि परमाणु के 3 कण होते हैं। देखिए मैं पूरा लिखता हूँ और थोड़ा हिंदी आप मेरा वर्ड अच्छा से सुनोगे तो। परमाणु के 3 कण होते हैं। कौन कौन होते हैं, क्या सबको पता है? प्रोटॉन, और आप तो पता चलने लगा होगा न्यूट्रॉन। इनका जो खोज किया था वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग जो है ना इतना ही करो, देखते हैं ना क्वेश्चन रिपीटेड होता है, खाली पूछने का तरीका बदल रहा है। तो ये सब होते हैं, ये सब भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। खाने का नमक NaCl जिसे बोलते हैं किससे बनता है, तो ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं, जो पौधे मिट्टी में क्या होता है नमक की मात्रा होती है उसमें अगर उगता है तो ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है, किसी को पता है? उसे बोलते हैं उसे कैसा पौधा बोलते हैं, तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, उसे ऐसे पौधे को कहते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं उसे, हेलोफाइट बोलते हैं। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, संवहनी पौधों में जिसे वेस्कुलर बोलते हैं, पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है, तो किससे जाता है, तो जाइलम से। किससे जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं। जाइलम टिश्यू को और क्या कहते हैं, कास्ट भी कहते हैं। यह क्या है, एक संवहनी ऊतक है। ये कैसा ऊतक होता है, ये संवहनीय ऊतक है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं। इसके कितने मुख्य कार्य हैं, जो
संवहनी ऊतक है, इसके दो मुख्य कार्य होते हैं, 1 और 2। पहला कार्य क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जल एवं खनिज लवणों को संवहन करना और यांत्रिक दृढ़ प्रदान करना। मैं लिख देता हूँ, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, ठीक ना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। और दूसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। और पौधे से कुछ जुड़ी और बात याद कर लेते हैं। क्या, अगर पौधे की आयु पता करना हो, किससे करते हैं, तो पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक विलय को गिनकर की जाती है। पौधों की आयु के निर्धारण की विधि क्या है, तो इसे बोलते हैं, ये वाला बहुत पूछा जाता है कि जो हमारे ये धौ है, ठीक है, पौधों के आयु के निर्धारण की विधि को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, ठीक ना, ये भी आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, कौन सा भाग करता है जो फूल बनता है आगे चलकर, उसे बोलते हैं पर्ण। लिप्स ही आगे जाके क्या बोलता है, फूल बनता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। पौधों को कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता हो, रिपीट क्वेश्चन हो गया, पर्ण। भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण किस में मिलता है, पता है आप लोग को, ये बीजों में मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होती है, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, या तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक ना, क्लोरोप्लास्ट में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं तथा पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O वाटर द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, ठीक ना। मैंने जो बोला उसे आप ध्यान से सुनना। सहज प्रणाली को परिवृद्धि निम्नलिखित में से कौन सा है, क्या बोला, सहज प्रणाली, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सहज प्रणाली मुख्य तांत्रिक प्रणाली का एक भाग है, यह सहज प्रकार को नियंत्रित करती है, अतः यह सहज प्रणाली की प्रणाली का स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, कोई बता सकते हैं, जीनेटिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, तो जीनेटिक्स जो होता है 90 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है, ठीक ना। जीनेटिक्स जो होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहता हूँ कि जो आपका जो जीनेटिक्स होता है, जीनेटिक्स जो होता है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता और विचरण की अध्ययन किया जाता है, यही था, ठीक ना। तो आपके 20 आउट ऑफ 20 जो क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं बिहार DLED में एंट्रेंस एग्जाम में, वो मैंने
उसी लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया है मॉक टेस्ट में। प्रैक्टिस सेट साइंस का जितने भी प्रीवियस ईयर 2023 के थे मैंने कंप्लीट करवाया अपने वीडियो पर फ्रेशर क्लासेस पे, और आपका अब मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको और विभिन्न तरह के क्वेश्चन कुछ नए नए मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ये पूरा पक्का है। आप लोग अगर कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि रिपीट ही हो रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही मॉक टेस्ट में भी थोड़ा रिपीट होता है। तो लेकिन मेरा करवाना है, मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाने का आप लोग से वादा किया था पहला क्लास में जब मैं अनाउंस किया था कि मैं आपके लिए डीएलएड का एक फुल्ली कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो इसलिए मैं आपको पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा लेट लगेगा, अभी फॉर्म आया नहीं है, इसलिए मैं और पढ़ाना चाहता हूँ आपको। ठीक ना, फॉर्म आते हुए स्पीड और बढ़ जाएगी, लेकिन वादा है आप लोग को कि मैं सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग वीडियो से चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन का प्रेस करिए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके और आप अपडेट रह सके। ठीक ना, मेरे चैनल के साथ। तो और वीडियो अगर पसंद आता है फ्रेंड्स लाइक करिए, लाइक करने में आपको कोई कुछ नहीं लगता है तो लाइक आप कर दो, इस भाई का भी मदद करो। लाइक करने से आपका क्या होता है कि यूट्यूब जो है वीडियो को और पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास भेजेगा। ठीक ना, तो थोड़ा सा आप ही लोग हैं कि जो इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक ना, मैं तो यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और आप लोग की जिम्मेदारी है थोड़ा इसे लाइक करके इसको आगे बढ़ाइए। ठीक ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।